जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्र में। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं आरपीएफ के लिए। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 भर्ती का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, ये आपके करंट पब्लिकेशन से होगा। इससे पहले भी बहुत सारे क्लासेस हमारा प्रैक्टिस सेट का हो चुका है। सारे क्लासों का आपको लिंक मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाइए, सारे क्लासेस आप देख सकते हो। तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग शेयर कर दीजिए कुछ लोगों को जोड़ी क्लास में फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 क्या है। आप लोग ना कमेंट भी करते रहिएगा, आप लोग अपना स्कोर शेयर करिएगा क्योंकि आप लोगों के प्रिपरेशन इस टाइम एग्जाम हो चुका है। और आप इस टाइम ना आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए। प्रैक्टिस लगा के आप अपना स्कोर जरूर चेक कर लीजिएगा और उसके साथ अपना एनालाइज करिए कि किस टॉपिक में आपके वीकनेस है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 71 क्या कह रहा है, मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन। कौन सा आंदोलन भैया? सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, आपसे पूछा सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अब देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या है, चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना, या फिर बाल विवाह पर रोक लगाना, या फिर बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना, या फिर जो है विधवाओं की स्थिति में सुधार करना। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके जीएस के पोर्शन का पहला क्वेश्चन है आपका। तो देखिए मध्य भारत में जो है उभरे सतनामी आंदोलन की बात करते हैं, इसकी स्थापना पहले जान लीजिए। स्थापना किसने किया था भैया? इसकी स्थापना गुरु घासीदास जी ने किया था। किसने किया था? गुरु घासीदास जी ने किया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहाँ आपका क्लियर है। सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने किया था? गुरु घासीदास जी। घासीदास जी जो चमड़ा श्रमिक थे एक, तो उन्होंने जो आंदोलन किए थे, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कृषि आय को मापने के लिए जो है किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, वस्तु प्रभाव पद्धति, या फिर निवेश पद्धति। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 72 का आंसर क्या होगा? 72 का कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते थे? कृषि आय को मापने के लिए जो पद्धति की बात करें तो पद्धति आपका कौन सा होता है? एक होता है आय विधि। कौन सा भैया? आय विधि। दूसरा आपके उत्पाद विधि। आय विधि और उत्पाद विधि। आय विधि और उत्पाद विधि से मापा जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन देखिए, व्यय पद्धति बिल्कुल नहीं, उत्पादन। उत्पादन होगा ऑप्शन आपका सेकंड। उत्पाद विधि या उत्पादन विधि आपका ऑप्शन आपका सेकंड जो इसमें करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 72 का। क्लियर है जी। भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए आय विधि और उत्पादन या उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 73। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 क्या, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, या फिर डॉक्टर बी के आर वी राव जी, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर एमजे पांडे। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 73 का आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रीय आय जो कहते हैं जीडीपी ना, जीडीपी, ठीक है, इसका अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किया। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसमें करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगा था। 1868 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 74 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74 वही जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन है। जीडीपी, जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुमान बराबर क्या होता है? उत्पादन लागत पर एनएनपी, उत्पादन लागत पर एनएनपी, या फिर उत्पादन लागत पर जीडीपी, जीडीपी, या फिर आपका जीएनपी, या फिर आपका व्यक्तिगत आय की पर्सनल इनकम। बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा? 70। देखिए जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दे रहे और जिसको कोई अन्य है उसको हम जोड़ रहे हैं, तो ये जो है उसकी उत्पादन लागत है। क्या है? उत्पादन लागत पर जो जीडीपी होता है इसी को कहते हैं उत्पादन लागत पर जीडीपी होगा इसमें। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 75 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या पूछा आपसे, चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दूसरी, तीसरी, चौथी, या फिर पहली। बताइए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा। देखिए चितरंजन रेल इंजन कारखाना ये कहाँ पर भी है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो आप ध्यान रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए थे। ऑप्शन आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 75 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या पूछा, अहस्तक्षेप नीति। अहस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? निष्पक्ष नीति, व्यापार पर नियंत्रण, या फिर आपके व्यापार पर नियंत्रण, या फिर कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, या इसमें से कोई नहीं। हस्तक्षेप जो नीति है इसका अर्थ क्या है, आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 76
सिक्स का आंसर क्या होगा? देखिए हस्तक्षेप मतलब कुछ प्रतिबंध का हटा देना। भाई हस्तक्षेप मतलब प्रतिबंध लगाने से रिलेटेड होता है। हस्तक्षेप पूछा तो कुछ प्रतिबंध जो है वो हटा देने से मतलब है। ऑप्शन आपका इसमें थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें जैसे निजी प्रॉपर्टी हो सकता है, अनुदान हो सकता है, विशेषकर कुछ कर होता है, उनको हटा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 77। देखिए 77 नंबर क्या, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल या महापौर? देखिए एक तो आपका पंचायत होता है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का जो मेन होता है, ग्राम पंचायत को हम क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। ऐसे ही नगर में नगर निगम जो है, नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं ना, मेयर। ठीक है, सरपंच नहीं होगा, सरपंच तो ग्राम पंचायत में होता है। राज्यपाल और प्रधानमंत्री तो ऑप्शन नहीं होगा, महापौर कहेंगे। क्या कहेंगे? महापौर या फिर मेयर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या पूछा आपसे? कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? मतलब किस प्रकार की सरकार जो है आपको महिलाओं को और पुरुषों को बराबर अवसर देने पर विश्वास रखती है? नारीवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी या फिर जातिवादी या फिर सांप्रदायिक? बताइए क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा? 78 का कौन सी सरकार जो महिलाओं एवं पुरुषों के समान अधिकार तथा अवसर देने का विश्वास रखती है? तो आपका आंसर होगा नारीवादी। क्या होगा? नारीवादी। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। जी, नारीवादी सरकार जो है सुनिश्चित करता है कि लिंग का समानता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर बराबर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए नारीवादी सरकार की बात करते हैं तो नारीवादी सरकार जो है अभी बात करें विश्व में जो है ना, विश्व में स्वीडन, कहाँ पर भैया? स्वीडन में नारीवादी सरकार वाला पहला देश है। स्वीडन जो है नारीवादी सरकार वाला पहला देश है। क्लियर होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उस राष्ट्रपति या अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? भाई राष्ट्रपति की पद अगर रिक्त हो जाए तो उस समय जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालती है। तो ये कितने अवधि तक जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभाल सकती है? आपसे पूछा है। आपका ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 79 का आंसर क्या होगा? देखिए अनुच्छेद आपका 65 में ये देख रखा है। अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत जो भारत की राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाना, त्यागपत्र देना या फिर पद से हटाए जाने की स्थिति में इनका जो है कार्यभार उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा भैया? उपराष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद आपका 62 में जो है ये देख रखा है, 62 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 महीने के भीतर भर देना चाहिए। कितने? 6 महीने के भीतर भर देना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति कितने दिन तक अधिकतम कार्य कर सकते हैं? 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 80 नंबर। किस राज्य सरकार ने ग्राहक सेवा बिंदुओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आमा बैंक लॉन्च किया? आमा बैंक कौन से राज्य में शुरुआत किया गया? महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा? ग्राहक सेवा बिंदुओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आमा बैंक लॉन्च किया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओडिशा राज्य ने। कौन से राज्य ने? ओडिशा राज्य में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, आमा बैंक कहाँ लॉन्च किया? ओडिशा में। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? मतलब इसमें से कौन सा पद जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? देखिए भारत के उपराष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है और वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव दौर होता है, तो राष्ट्रपति तो इसको चुनते नहीं। क्लियर है ना? बस केवल अंतर क्या होता है, जो निर्वाचक मंडल होता है उपराष्ट्रपति में जो है, उपराष्ट्रपति जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल, उसमें जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, चाहे वो आपका उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, निर्वाचक मंडल, संसद तो होता है, संसद के साथ साथ इसमें विधानमंडल को भी शामिल किया जाता है, विधानमंडल की भी प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाता है किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद होता है, संसद के दोनों सदन के सदस्यगण वोट करते हैं। क्लियर है? आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया देखिए, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकती है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। देखिए सर्वोच्च
न्यायालय के न्यायाधीश उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत के महान्यायवादी इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किन की नियुक्ति नहीं कर सकते भैया? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा है इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 82 नंबर। 82 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? अनुच्छेद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? बताइए क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 82। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में, किसमें भैया? फर्स्ट में। अनुच्छेद फर्स्ट में, अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को जो है इंडिया या फिर राज्यों का संघ कहा गया। किसमें? ये जो है आपके अनुच्छेद फर्स्ट में। किसमें? अनुच्छेद फर्स्ट में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 83 नंबर। 83 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय एक निम्न न्यायालय को जारी करता है? तो उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या फिर प्रतिषेध या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा? न्यायिक आदेश जारी करेंगे कौन सा भैया? उच्च न्यायालय से निम्नतर न्यायालय को। ठीक है, इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, अधिकार परीक्षा भी नहीं होगा। किसका जारी कर सकते हैं? प्रतिषेध जारी कर सकती है। ऑप्शन आपके इसमें थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रतिषेध जो अभिलेख होता है, जो उच्च न्यायालय द्वारा जो है निम्न न्यायालय को किसी केस या मुकदमे जिसे बोलेंगे को लेने से रोकने के लिए जारी करते हैं। ठीक है, ये जो है उच्च न्यायालय जो निम्न न्यायालय को जारी कर सकते हैं किसी मुकदमे या फिर केस को लेने से रोकने के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 84। 84 द लॉयल मॉडम्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? मोहम्मद अली जिन्ना, अशफाक उल्लाह खां, शौकत अली या फिर सैयद अहमद खां? बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा? ठीक है, इसमें आपका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान जी। सर सैयद अहमद खान जी जो है द लॉयल मॉडर्न्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र चलाए थे। ठीक है, क्वेश्चन इन्होंने जो इसी पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजों की सहायता से भारत में मुस्लिमों की स्थिति में सुधार करना चाह रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 85। देखिए 85 नंबर क्या है? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया? अभिनव भारत। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर या फिर बिपिन चंद्र पाल? अभिनव भारत, जिसे हम यंग इंडिया के नाम से भी जानते हैं, यंग इंडिया की स्थापना किसने किया था? इसमें आपका आएगा विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन आपका थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो गया, विनायक दामोदर दास। और उनके साथ कौन से? गणेश गणेश दामोदर सावरकर। इन दोनों ने जो है यंग इंडिया या फिर अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया था। क्लियर है। किया था, कब किया था? 1903 में किया था। 1903, 1903। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या? पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी थी? प्रथम लड़ाई देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और लोधी के साम्राज्य की या ब्रिटिश और बाबर के बीच में, अकबर व हैमू के बीच में, अकबर तथा मेवाड़ के राणा की? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 86 का आंसर क्या होगा? देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करते, प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में हुआ था ना। 1526 में पानीपत में हुआ था, वर्तमान के हरियाणा पानीपत में हुआ था। तो यहाँ पर जो है ये लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी की बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी की बीच, जिसमें बाबर की विजय होती है और भारत में जो है मुगल साम्राज्य की किसके? मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था किसने? बाबर ने। कब? 1526 में पानीपत की युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक है, देखिए अकबर और हेमू की लड़ाई, ये पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का सेकंड लड़ाई हुआ था फिर 1556 में। ठीक है, और अकबर और मेवाड़ के बीच जो लड़ाई हुआ था, मेवाड़ के राणा महाराणा के बीच, तो ये हल्दी घाटी की लड़ाई हुआ था। हल्दी घाटी कितना के 1576 में। ठीक है, क्लियर है। आपका क्वेश्चन आपका 86 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके साथ साथ और दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 87 नंबर। देखिए 87 नंबर क्या? निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रमानुसार मतलब समय के अनुसार व्यवस्थित करना, उसके कालक्रम के अनुसार। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इसके डेट के अकॉर्डिंग में व्यवस्थित करना है। तो पहला चंपारण, देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यानी कि चंपारण सत्याग्रह के कब हुआ था भैया? चंपारण सत्याग्रह के 1917 में ना। 1917 में कहां पर हुआ था? ये बिहार चंपारण में हुआ था 1917 में चंपारण। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था बंगाल विभाजन। किसने किया था? क्वेश्चन बनता है तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका 99, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला ये
जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आप ध्यान रखिएगा 1919, ठीक है, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल ये भी आता है, जलियांवाला हत्याकांड 1919, 1919 में। तो इसका क्रम देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सेकंड आपका बंगाल वाला 1905 में। दूसरे ऑप्शन से एक तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा पहला, नहीं दूसरा तीसरा तो लास्ट है 1919 में, दूसरा पहला तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएंगे, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1905, 1917, फिर 1900, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, या फारस सभ्यता, या फिर आपका मिस्र सभ्यता। बताइए क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या होगा। देखिए शहरीकरण की बात करते हैं, शहरी व्यवस्था या फिर नगर व्यवस्था, नगर नियोजन की व्यवस्था जो है हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी, किसके, हड़प्पा संस्कृति, यानी कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला इसमें करेक्ट आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है, कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है, प्रायद्वीपीय पथरीली सतह पर, या फिर राजस्थान की सूखी सतह या भूभाग पर, या तटीय मैदान क्षेत्र पर, या महानदी का डेल्टी क्षेत्र। कुओं से सिंचाई देखिए कहाँ पर ज्यादातर ये आपके महानदी के डेल्टी क्षेत्र पे होगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें फोर्थ जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो आपके ओडिशा के मुख्यतः क्षेत्र में दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है, ठीक है, ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। पृथ्वी का, देखिए पृथ्वी का आपको पता है 23 हाफ डिग्री है ना, 23 हाफ डिग्री है। उसके बाद अरुण, वरुण, या फिर बृहस्पति। बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या होगा, 90 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो है यूरेनस ना, यूरेनस का जो है कितना होता है, यूरेनस का सबसे ज्यादा होगा 98 डिग्री झुका हुआ है, तो इनको ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। पृथ्वी का आपके 3 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 91। देखिए 91 क्या है, तटीय क्षेत्रों के निकट डैश के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। कहाँ पर भाई, तटीय क्षेत्रों में, किस कारण भैया, वहां पर जो है तापमान दिन के समय कम हो जाता है। थल समीकरण मतलब थल समीर मतलब क्या, वायु की आपके पर्यावरण से समझ में आ रहा है। समुद्र समीकरण थल तथा समुद्र दोनों, भाई थल में भाई जो वायु चलती है, हवा चलती है, उससे भी होगा। समुद्री जो लहरें या हवाएं चलती है, जो समुद्री हवाएं होगी उससे भी टेम्परेचर भाई कंट्रोल, टेम्परेचर भी ये कम रहते हैं ना, तो आपके इसमें दोनों कारण हो जाएगा, थल तथा समुद्र समीर दोनों के कारण जो है दिन के समय भी तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, तापमान कम होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 92 नंबर। 92 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है पोटोमेक नदी के घाट पर स्थित है, पोटोमेक नदी के घाट पर स्थित है, बर्लिन, इस्लामाबाद, मैड्रिड, या वॉशिंगटन डीसी। बताए क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा, कौन सा शहर जो है पोटोमेक नदी के घाट पर स्थित है, तो इसमें होगा डीसी, वॉशिंगटन डीसी। आपका ऑप्शन आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी जो शहर है वो पोटोमेक नदी के घाट पर स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 93 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, किसी दो निरंतर देशांतर के बीच समय का अंतर कितना होता है, मतलब दो देशांतरों के बीच जो समय होता है उसका अंतर कितना होता है, 10 मिनट, 14 मिनट, 4 मिनट, या फिर 30 मिनट। बताइए क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है। देखिए पृथ्वी को ना, पृथ्वी को 360 डिग्री, कितने भैया, 360 डिग्री की काल्पनिक देशांतर रेखाओं में विभाजित किया गया, कितने, 360 डिग्री काल्पनिक देशांतर रेखाओं में विभाजित किया। और 360 डिग्री जो पृथ्वी का रोटेशन 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पूरे एक दिन में घूम जाते हैं, दिन रात। तो 360 डिग्री जब वो आपके 24 घंटे में कंप्लीट होता है ना, 360 डिग्री या फिर 24 घंटा ये इक्वल है। तो 360 को जैसे हम 24 से भाग दोगे, तो 24 से भाग देने पर कितना होगा, 24 से कम 24, अपने 6 12, 24 पंजे 120, 15, 15 डिग्री आ रहा है। ठीक है, एक घंटे में आपका, एक घंटे में कितने, अगर आपसे एक घंटे के पूछे एक घंटे में कितने डिग्री, तो एक घंटे में आपका 15 डिग्री का अंतर होगा। ठीक है, एक घंटे में 15 डिग्री। अब इसमें ऑप्शन आपके मिनट में देख रखा है, अगर घंटे में होता तो एक घंटे में 15 डिग्री। अब इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, एक घंटे में आपके 60 मिनट, कितना मिनट होता है भैया, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, और 15 से 15 चौको 60, 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है। वो देशांतर के बीच की जो दूरी है वो 4 मिनट में कवर किया जाता है। आपका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा, 4 मिनट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 94 नंबर, क्वेश्चन नंबर 94 क्या, देखो 94 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी जो जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्र कणिका, या फिर जीव द्रव्य।
इसमें आपका आंसर क्या होगा, जीवन का भौतिक हाल। देखिए जीवन का भौतिक हाल, TH हेक्सेल जो है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव को माना है। तो ऑप्शन आपका इसमें फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। आपका आंसर होगा जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म, जो कि कोशिका के अंश से बना है। किसके अंश से, कोशिका के अंश से बना है। ठीक है, कोशिका के अंश से बना है जीव द्रव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक, किसका भैया जंतु विज्ञान का जनक मानते हैं, डार्विन, अरस्तु, हैकेल या फिर एडवर्ड जेनर। जंतु विज्ञान की जनक किसे मानते हैं भैया, अरस्तु। ऑप्शन आपका इसमें सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। देखिए एडवर्ड जेनर से एक क्वेश्चन आता है, वो टिटनेस का टीका, टीका किसने बनाया, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ये क्वेश्चन आपका बनता है कई बार। ठीक है, तो आपके इसमें क्वेश्चन था जंतु विज्ञान के जनक कौन, भाई जंतु विज्ञान के जनक आपके अरस्तु जी है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा जो आनुवंशिकता या फिर विविधता के अध्ययन से संबंधित है, वह आनुवंशिकता के अध्ययन से संबंधित सूक्ष्म जीव बिल्कुल नहीं है, प्रतिरक्षा नहीं होगा, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स आपका ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, और आनुवंशिकी का अगर जनक की बात करते हैं, आनुवंशिकता जो शाखा है इसके जनक की बात करते हैं तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल साहब है। ठीक है, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 97। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है, विशिष्ट अंग नहीं है, थाइमस ग्रंथि, अकल की दार, ग्रसनी या फिर गल ग्रंथि। बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या होगा। ये विशिष्ट अंग नहीं है, विशेष अंग जिसे हम कहते हैं अवशेषण, अवशेषण अंग, अवशेषण अंग भी कहते हैं अवशेषण, अवशेषण का अंग नहीं है, विशेष अंग नहीं है। मतलब अवशेषण अंग कौन कौन से होते हैं, थाइमस आपके अवशेषण अंग हो गया, विशिष्ट अंग, फिर अकल की दार, फिर आपके ग्रसनी, ये आपके विशिष्ट अंग है। ठीक है, और विशिष्ट अंग नहीं है आपके कौन सा होगा, गल ग्रंथि, गल ग्रंथि जो है एक प्रकार का विशेष अंग नहीं है। गल ग्रंथि, इसको हम थायराइड ग्रंथि कह सकते हैं, थायराइड, थायराइड ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन आपका फोर्थ जो है इसमें करेक्ट आंसर। देखिए अवशेषण अंग क्या है, जो अतीत में जंतुओं के विकास में उपयोगी था लेकिन वर्तमान में ये व्यर्थ है या लगभग व्यर्थ हो चुका है। ऐसे जैसे अकल की दार हो गई। ठीक, थायराइड ग्रंथि का काम क्या होता है, थायरॉक्सिन जो है सेक्रेट करना होता है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन सेक्रेट करते हैं, थायरॉक्सिन सेक्रेट करने का काम करते हैं। ठीक, जो आपके रक्त धारा में उत्सर्जित करके उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 98 नंबर। 98 नंबर क्या क्वेश्चन है आपसे पूछा है, चाहे निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है। देखिए एक में पित्त उत्पादित होते हैं, एक में संचित होता है। आपसे पूछा है कि पित्त उत्पादित कहाँ होता है, यकृत यानी कि लीवर में, गुर्दा में, पित्ताशय में या फिर तिल्ली में। बताए क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए पित्त का उत्पादन की बात करते हैं, उत्पाद किसमें होता है, ये यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। ठीक है, लीवर में होता है। और पित्त जो है संचित किसमें होता है, वो पित्ताशय होगा। ठीक है, क्या होगा, पित्ताशय में संचित होता है। और अगर इसके उत्पादन की बात करें तो यो यकृत या फिर लीवर में होता है। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 99। क्वेश्चन नंबर आपका 99 क्या, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है, इंसुलिन का रिसाव होता है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, डेल्टा कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका। बताइए क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा। देखिए इंसुलिन का रिसाव की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बीटा कोशिका होगा। ऑप्शन आपके इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित जानकारी के सहयोग और आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, किस बैंक के साथ, बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क या फिर बैंक ऑफ संघाई। किसके साथ जो है आरबीआई का समझौता हस्ताक्षर हुआ, जिसके साथ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित जानकारी और सहयोग का आदान प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 101 नंबर क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा है, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं, ये घटना का उदाहरण है। सिंपल सी, ये आपका कौन सा, न्यूटन का पहला नियम है ना, न्यूटन का पहला नियम जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व या फिर दिशा का जड़त्व, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा, क्या आंसर हो जाएगा, स्थिरता ना, स्थिरता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व ऑप्शन आपका पहला होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि
देखिए बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे को मुड़ जाते, रीजन क्या है भाई, बॉडी का निचला हिस्सा भाई अपना बॉडी जो है वो क्या होगा, स्थिर है, और ट्रेन या फिर बस चलने लगते हैं तो उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर क्या होता है, एक धक्का लगते हैं, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया से स्थिरता का जड़त्व कहते हैं। क्लियर है? आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम है ये, ठीक है, न्यूटन के गति का फर्स्ट नियम है, गति का प्रथम नियम है, प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 102 नंबर, 102 नंबर। क्या है 102? आपसे पूछा है वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है, वस्तु का द्रव्यमान से या गति से या फिर आयतन से। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? देखिए केवल एक सही है, केवल पहला दूसरा, या फिर केवल पहला और तीसरा। देखिए संवेग, संवेग का वस्तु का संवेग होता है P इक्वल टू अपने का फार्मूला होता है M मल्टीपल V, यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वस्तु का वेग। किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पे, द्रव्यमान पे और वेग पे, यानी कि पहला और दूसरा, आयतन पे नहीं होगा। ऑप्शन आपका पहला और दूसरा जो हो रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा जो है सही हो रहा है, ठीक है। केवल फर्स्ट और सेकंड जो आपका आंसर होगा, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान और गति पर निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी गंडकी, तुंगभद्रा, व्यास या फिर मानस। ठीक है, आपसे पूछा कि कौन सी नदी गंगा नदी के सहायक नदी। गंगा नदी के सहायक नदी का आपका कई बार आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी के सहायक नदियों की बात करते हैं तो ये होता है आपका यमुना, यमुना, फिर आपका रामगंगा, रामगंगा, घाघरा, फिर गंडक, कोसी, महानदी, सोन। ठीक है, ये सारे आपके गंगा नदी के सहायक नदी है। अच्छा, गंगा नदी की एक उप सहायक, उप सहायक नदी भी आता है, उप सहायक नदी भी पूछते हैं आपके। गंगा नदी के उप सहायक नदी कौन कौन सा? तो कहा था चंबल, चंबल, और दूसरा कौन सा होता है? चंबल और बेतवा, चंबल और बेतवा, चंबल और बेतवा जो आगे चंबल और बेतवा जो गंगा में मिलने से पहले जो है किसमें मिलते हुए, यमुना में मिलते हैं। किससे? यमुना में पहले मिलती है, तो यमुना से फिर किसमें, और यमुना नदी फिर किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, तो गंगा नदी के सहायक हो गया। और यमुना नदी के सहायक कौन सा? चंबल और बेतवा, तो ये उप सहायक नदी होगी गंगा की। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गंडक होगा, ठीक है, तुंगभद्रा नहीं होगा, मानस भी नहीं, व्यास भी नहीं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया जी? आप नोट कर लीजिएगा अगर आप कुछ नोट करना है इसमें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 104। 104 क्या है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? डेटा और निर्देश प्रविष्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस, मेलवेयर या इनपुट। भाई डेटा और जो निर्देश प्रविष्ट करना, भाई प्रविष्ट करने की बात करते हैं तो सिंपल सी इनपुट आएगा ना, इनपुट डिवाइस द्वारा करेंगे। ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत स्टडी कर लीजिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 105 नंबर। देखिए 2-4 दिन में आपके सेपरेट क्लास भी मिल जाएंगे। रोजर अंकित सर जी के जो बुक है आपके जीएस का, चाहे येलो बुक हो या फिर आपके एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए जो बुक है, उस बुक के सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, और लोगों को शेयर करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संचय जो है क्षमता सबसे अधिक है? संचय क्षमता, मेमोरी जो है सबसे अधिक किसका है? गीगाबाइट का जिसे हम क्या बोलते हैं, जीबी बोलते हैं ना, जीबी। मेगाबाइट जिसे हम एमबी बोलते हैं, और उसके बाद टेराबाइट जिसे टीबी बोलते हैं, और किलोबाइट केबी बोलते हैं। तो सबसे अधिक किस होती है? देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 1024 केबी जो है यानी कि किलो वाट जो है, ये आपकी कितने, 1 MB के बराबर होता है, यानी कि 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। और 1024 मेगाबाइट जो है, MB जो है, कितने, 1 GB के बराबर होता है। 1 GB जैसे आप 1.5 GB 2 GB का रिचार्ज करती हो, ठीक है, डेटा का, तो 1024 MB जो है आपके 1 GB के बराबर होता है। और वैसे 1024 GB को मिला के जो है हम कहते हैं 1 टेराबाइट। क्लियर है? तो इसमें आपसे पूछा सबसे अधिक इसमें संचय, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 टेराबाइट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 107 नंबर। पूछा आपसे क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का पाउडर, प्लास्टर या फिर उड़ान। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि आपका NaHCO3, ये आपका क्या, ये बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा का रासायनिक। और इसी तरह आ गया कपड़े धोने का, यानी कि आपका वॉशिंग सोडा बोलेंगे हम वॉशिंग के लिए। जो वॉशिंग सोडा होता है इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकिंग सोडा के लिए होता है। क्लियर हो गया? 107 नंबर क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 108। 108 नंबर, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? द्रव्यमान संख्या को कुल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, या कुल न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, या कुल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर, योग जिसे बोलेंगे, या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए आप ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान पूछा है, यानी कि एटॉमिक मास पूछा है आपके। एटॉमिक मास है कि परमाणु भार भी बोल सकते हैं। परमाणु परमाणु का द्रव्यमान जो है किसके बराबर होता है? परमाणु द्रव्यमान आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की युगन की आपका फार्मूला होता है जेड बराबर पी प्लस एन, है ना। कि आपका परमाणु द्रव्यमान बराबर किसके होता है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर। अच्छा एक पॉइंट ये भी है, देखिए जितने प्रोटॉन होता है उतने आपके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, बराबर परमाणु परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होगा। अगर परमाणु क्रमांक आपसे पूछते तो वो प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होते हैं। आपसे पूछा परमाणु द्रव्यमान संख्या, तो आपके क्या होगा? कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ या फिर योग को कहेंगे। ऑप्शन आपके इसमें थर्ड करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? ठीक है, सूर्य से विकिरित होने वाले ऊर्जा का मुख्य कारण। नाभिकीय विखंडन, विखंडन वाला नहीं होता, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप लोग पता है। सूर्य का विकिरण की वाले ऊर्जा क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है या नाभिकीय विलयन। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका सेकंड 109 का आंसर। क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 110 नंबर। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वन महोत्सव, वन का महोत्सव जो है वो किससे संबंधित है? वृक्षों को काटने से, भैया बस महोत्सव मना रहे हो अब, दो वन क्यों काटोगे? ये गलत है, नेगेटिव जा रहे हैं। वृक्षारोपण, बिल्कुल वृक्षारोपण होगा। ऑप्शन आपका इसमें सेकंड आंसर होगा। वृक्षों का अनुवंशिक परिवर्तन नहीं, खेती में बढ़ोतरी करना। देखिए वन महोत्सव की बात करें तो वृक्षारोपण से संबंधित है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 111 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को कहते हैं? समुद्र तट के निकट नमकीन पानी क्या कहेंगे? लवण मृदुवित या फिर मृदुवित या आत्मोदिवित या फिर मृतजीवी। बताइए क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या होगा? 111। देखिए भाई समुद्र के निकट क्या है? नमकीन है, यानी कि नमकीन को हम लवण भी बोलते हैं ना। और लवण के यहाँ मृदा में उत्पन्न होने वाले लवण मृतविद कहेंगे आपका, ठीक है। ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम हेलोफाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइड, हेलोफाइड, ठीक है। क्वेश्चन आपका 101 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 112 नंबर। देखिए 112 ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इस आईआईटी की एक शोध टीम ने पंजाब में सतलज नदी के रेत में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक दुर्लभ धातु टेटेलम, दुर्लभ धातु क्या? टेटेलम की उपस्थिति का पता लगाया। आईआईटी दिल्ली या आईआईटी रोपड़ या फिर आईआईटी जालंधर या फिर आईआईटी चंडीगढ़, ठीक है। कौन से आईआईटी सोच लो इसकी खोज की? किसकी भैया? एक धातु, दुर्लभ धातु टेटेलम की खोज की, टेटेलम की उपस्थिति का पता लगाया, तो आईआईटी रोपड़ आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन आपका सेकंड बेस में करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 113 नंबर। देखिए 130 नंबर, आर ए डब्ल्यू जिसे हम रॉ कहते हैं, ठीक है, रॉ कहेंगे। रॉ का पूरा नाम क्या है आपसे पूछा? रॉयल एजेंसी ऑफ वर्क बिल्कुल नहीं है। रीजनल एविएशन विंग्स नहीं है। रीड आफ्टर राइटिंग बिल्कुल नहीं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स बिल्कुल आपका यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपसे पूछती है रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? क्योंकि भारत की एक इंटेलिजेंसी एजेंसी है। और इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1968 में किया गया था, 1968 में किया गया था। और इसका अगर कार्य पूछे तो इसका मुख्य कार्य यह है कि विदेशी सूचना प्राप्त करना। क्या? विदेशी सूचना प्राप्त करना। और सेकंड, आतंकवाद के विरोध कार्रवाई करना और भारत के विदेशी नीति को मजबूत करना, विदेशी नीति को मजबूत करना, ये मुख्यतः कार्य है रॉ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 114 नंबर। आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? आवर्ती का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? कार्लटन मैकगी या फिर एमिल फिशर या फिर आपके चार्ल्स डार्विन या फिर दामित्री मेंडलीव। ये आप पढ़ते हो ना क्लास 10th में, मेंडलीव का आवर्त सारणी, ये किसने दिया था भैया? मेंडलीव ने दिया था। ऑप्शन आप किसमें? फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 115 नंबर। देखिए 115 नंबर आपसे क्या पूछा? क्या निम्नलिखित का मिलन कीजिए?
तो इसमें रणजी ट्रॉफी किस संबंधित है, क्रिकेट से, यानी कि पहले का तो आपका बी हो गया। संतोष ट्रॉफी ये आपके फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि दूसरे का ए हो गया। और आगा खान ये आपके हॉकी संबंधित, यहाँ सी होगा, ठीक है, सी होगा, यानी कि थर्ड का सी होगा, थर्ड का सी, थर्ड का सी, थर्ड का सी, ये दोनों आपका कट गया। टू का ये, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट है, ठीक है। खेलकूद से संबंधित आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 116 नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से युग में गलत है, गलत पूछा। घूमर जो है देखिए, घूमर राजस्थान संबंधित, बिल्कुल सही है। बिहू बिहार से नहीं, बिहू जो है देखिए, बिहू जो है ये आपके आसाम से। बिहू, जैसे मैंने एक ट्रिकी वाला वीडियो बनाया था, आसाम की बहू अंधेरे में कच्ची पूरी खाए, ठीक है, राजा घूमने गया, तो इस तरह से आपका एक ट्रिकी वाला वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है, लोक नृत्य से संबंधित। तो बिहू जो है यहाँ पर आसाम होगा, ये आपका गलत देके रखा है। भांगड़ा पंजाब के सभी लोगों को पता है, लावणी के महाराष्ट्र के। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन सेकंड, क्योंकि आपका गलत युग्म वाला आंसर ही होगा, ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 117 नंबर। देखिए 117 नंबर क्या था, कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है और इजी भी क्वेश्चन है। नेहरू जलडमरू मध्य, व जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू, तो ऑप्शन क्या होगा, पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 118, होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी। होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, एम वीरप्पा मोइली या सुनीता नारायण या डॉक्टर अश्विनी कुमार या फिर अनुराधा रॉय के राइटर पूछा, या फिर पुस्तक है। देखिए पुस्तक और उससे संबंधित लेखक, ये आपका क्वेश्चन बनता है, चाहे करेक्ट का हो चाहे प्रीवियस कुछ फेमस बुक हो, वो आप देख लीजिएगा। 118 नंबर का आंसर देखिए, 118 नंबर का आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा, डॉक्टर अश्विनी कुमार, डॉक्टर अश्विनी कुमार लेखक हो जाएंगे। इनका बुक क्या है, होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर आपका 118 का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 119। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण। ये तो सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, मैंने इसको कम्युनिटी में डाला था। भौतिक परिवर्तन, देखिए लोहे पर जंग लगना, तो ये पुनः उस अवस्था में नहीं आया, पर देखिए लोहे पर जंग लगने के बाद पुनः उस अवस्था में थोड़ा ना, जब पुनः उस अवस्था में लौट आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हम भौतिक परिवर्तन। जैसे जल से क्या बनता है, जल से बर्फ बन गया और फिर बर्फ का फिर जल बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका एक भौतिक परिवर्तन होगा। उष्मा से भी भैया हीट प्रोड्यूस तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन की, लोहे पर जो जंग लगता है, जंग का ऑक्साइड होता है और ये पुनः उसी अवस्था में नहीं लौटेगा, यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा। लोहे पर जंग लगना आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 120 नंबर। देखिए 120 नंबर क्या, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, 84वां ग्रैंड मास्टर कौन बने, हरिका द्रोणावल्ली, आर प्रज्ञानंद या फिर कोनेरू हम्पी या फिर वैशाली रमेश बाबू। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 120 का आंसर क्या होगा, 84 ग्रैंड मास्टर कौन बने, वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन आपका फोर्थ जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ वैशाली, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है प्रैक्टिस सेट का। तो आप लोग जो अपना स्कोर शेयर करिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।